कंसेप्ट हमने पढ़े उसी पे है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN, ठीक है। तो ये AgCN कैसा सॉल्ट है? इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 3। मतलब किसका केस हुआ? एसिडिक बफर का, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ चुके हैं, हमको पता है दो इक्वेशन यूज करनी है यहाँ पे, पहली KSP की और दूसरी एसिडिक बफर वाली। स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अब अपन। सबसे पहले AgCN के लिए इक्वेशन लिख ली जाए जो कि KSP की इक्वेशन होगी। तो Ag प्लस और Cn माइनस, दोनों की अमाउंट S और S, ठीक है। तो यहां से KSP का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे अभी थोड़ी सी देर में। सेकेंड इक्वेशन रहेगी हमारी, तो वीक एंटिटी ये वाली है Cn माइनस एसिडिक बफर H प्लस के साथ रिएक्शन विच विल गिव HCN। तो ये पूरी अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे, इधर से कुछ अमाउंट रिएक्ट करी, वो अमाउंट हमने y मानी, ये क्या हो गया y। ये क्या है हमारे पास, इससे एसोसिएटेड जो कांस्टेंट है वो 1/Ka होगा और इससे एसोसिएटेड KSP होगा। इधर जो अमाउंट कम हुई है वही सेम रिफ्लेक्शन यहाँ भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कॉमन आया नहीं है, या ऐसा बोल लो इसी से ही आया है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं KSP लिखता हूँ तो KSP का एक्सप्रेशन आ गया S into S minus y, और इधर अगर हम 1/Ka लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन आ गया y upon S minus y into concentration of H plus। क्या H plus का concentration हमको दे रखा है? मैंने बताया था ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा है। अगर pH दे रखा है तो मतलब H plus का concentration दे रखा है 10 to the power minus 3। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें, थोड़ा सिस्टमैटिकली देखें, तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो है वो इक्वेशन है KSP की। क्या इक्वेशन है? S into S minus y। KSP की वैल्यू दे रखी है 1.2 into 10 to the power minus 16 S minus y। ये वाली इक्वेशन को देखें तो K भी दे रखा है हमको 1/4.8 into 10 to the power minus 10 y upon S minus y into 10 to the power minus 3 जो कि H plus का कॉन्सेंट्रेशन है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को और इजी भी कर सकते हो, इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 10, मतलब ये वाली जो रिएक्शन हो रही है इट विल ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि इसके लिए जो K आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये उतना ही बन पाएगा जितना ये अमाउंट है, ठीक है। तो उस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लेके यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करा जा सकता है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी इजी है। तो बस एक बार सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट समझ में आ जाए कि कौन कौन सी रिएक्शन कंसीडर करनी है, तब जाके ही सॉल्व हो पाएगा। अगर हम ये जज ही नहीं कर पाए कि अच्छा ये रिएक्शन भी यहाँ पे होगी, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सीधा S² निकाल के आंसर मार्क कर देते और वो पक्का क्वेश्चन में एक ना एक ऑप्शन दे रखा होता, ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। A particular water sample has 131 parts per million of calcium sulfate. What fraction of water must be evaporated in a container before solid calcium sulfate began to deposit? मतलब precipitate होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो पहले जो डेटा दे रखा है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। ऐसे एक डेटे का क्वेश्चन मैं तुमको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो देखो यहाँ पे हमको दे रखा है 131 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 10 to the power minus 6 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसमें हमारे पास 131 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट है। फिर मुझे लीटर में निकालना है तो उसके लिए मैं 10 to the power minus 3 ग्राम में निकाल लेता हूं। वो कितना हो जाएगा 131 अपॉन 10 to the power 6 into 10 to the power 3, ठीक है। फिर यहां से हम मोल्स भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आ गया ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आया, दिस इज 131 into 10 to the power minus 3 grams। अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मोलर मास से डिवाइड कर दूं। मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल बी 32 32 48 136, ठीक है। हाँ तो देखो इसको, ये कितना हो गया अपने पास 131 into 10 to the power minus 3 upon 136। ये मोल्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
इनफैक्ट ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई क्योंकि हमने पर लीटर इसको निकाल लिया, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास, इनफैक्ट दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ही आ गई। यूनिट क्या हो जाएगी अब इसकी, बस मोल्स पर लीटर, क्योंकि इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डेटा आने के बाद लेट्स से कि इनिशियली V1 वॉल्यूम था, ठीक है, इनिशियली कितना वॉल्यूम था V1, और आफ्टर इवेपोरेशन हमारा वॉल्यूम हो गया V2। ये वॉल्यूम हम कब मान रहे हैं, दिस इज आफ्टर इवेपोरेशन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब एक और चीज इसमें देखी जाए, इतना अगर हमने देख लिया तो अगर मैं KSP लिखता हूं यहां पे कैल्शियम सल्फेट के लिए, तो और तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, S स्क्वायर हो जाएगा ये सिंपली, विच इज 9 into 10 to the power -6 का अंडर रूट S की वैल्यू, ठीक है, दैट विल बी 3 into 10 to the power -3। अब जब इवेपोरेशन हो गया तो इवेपोरेशन में इफेक्ट तो सिर्फ वाटर पे पड़ा ना, कैल्शियम सल्फेट के मोल्स पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो आफ्टर इवेपोरेशन कैल्शियम सल्फेट के जो मोल्स रहेंगे वो कितने रह जाने चाहिए, 3 into 10 to the power -3 into V2, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जो आफ्टर इवेपोरेशन है। और CaSO4 के इनिशियल मोल्स अगर मैं देखता हूं तो वो हो गए 131 into 10 to the power -3 upon 136 into V1, और ये दोनों क्या होने चाहिए, दे शुड बी इक्वल, क्योंकि इफेक्ट जो पड़ा है वो किस पे पड़ा है, वाटर पे पड़ा है। तो यहीं से अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो इसको देखते हैं, ये वाला पोर्शन में हटा देता हूं। तो अब हमको बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, मतलब 131 into 10 to the power -3 upon 136 into V1 is equal to 3 into 10 to the power -3 into V2। क्लियर है बात। अब इधर से क्या करा जाए, यहां से V2 by V1 निकाल लिया जाए, ठीक है। तो इधर से अगर मैं V2 by V1 कैलकुलेट कर देता हूं तो वो कितना आ जाएगा, देखो 131 into 10 to the power -3 upon 136 into 3 into 10 to the power -3। ये तो कैंसिल ही हो गया। अगर अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हम निकालने चाहें तो देखो इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूं, 1/3 अप्रोक्सीमेटली 0.33 आएगा, ठीक है। चलो इसको 0.32 लिख लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो रहा, तो थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। तो ये मैंने मान लिया कि ये मेरा यहाँ पे 0.32 आ रहा है, लगभग इसी के बराबर भी आना चाहिए, इतना मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमको करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे व्हाट फ्रैक्शन, तो यहां इसने हमारे लिए सवाल आसान कर दिया क्योंकि वेरिएबल तो दो है, तो कैसे हम इसको सॉल्व कर पाते, कोई दूसरी इक्वेशन तो बन ही नहीं पा रही है। तो फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 में से दोनों जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 - V2 by V1 equals to 1 - 0.32। ये कितना हुआ, V1 - V2 by V1, दिस इज V1 - V2 by V1, यही तो है फ्रैक्शन। कितना, V1 इनिशियल था, V2 फाइनल है, तो मतलब इतना वाटर इवेपोरेट हुआ अपॉन इनिशियल, दिस इज द फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास, 0.68। दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो बहुत मिनिमल डेटा था, उसको किस तरीके से यूज करना है वो अपन को समझना है यहाँ पे आने के क्वेश्चंस में, तो ये उसका एक काफी अच्छा एग्जांपल है अपने सामने। अब अपन चलते हैं कि ये जो अपन ने सॉल्युबिलिटी पढ़ी है इसकी सॉल्ट एनालिसिस में कैसे एप्लीकेशन आती है, ठीक है, उसको और देख लेते हैं अपन एक बार। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको देखो अपन डिटेल में तो इनऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे जब सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस बेसिकली दो पार्ट्स में होता है अपने पास, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। तो अभी उसका एक पोर्शन में बस एज एन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होती है सॉल्ट एनालिसिस। देखो कैटायंस को अपन कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, और हर ग्रुप के लिए एसोसिएटेड होता है एक ग्रुप रिएजेंट, ठीक है, जिससे हम उसको पहले रिएक्ट कराते हैं और उससे ही आइडेंटिफाई होता है कि अच्छा ये वाले कैटायन इस ग्रुप के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ग्रुप के अगर हम देखें तो इसमें सिल्वर आता है, मरकरी आता है और लेड आता है। अब ये ग्रुप के आगे मैंने क्या लिख रखा है, इनसॉल्युबल क्लोराइड्स, मतलब कि यही वो तीन कैटायंस हैं जिनके की क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं। अब हमको कैसे पता चला कि इनके क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ रहा होगा दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज वेरी लेस।
अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी कम आ रहा है इसका मतलब दे आर इनसॉल्युबल। सिमिलर कंसेप्ट बाकी सारे ग्रुप्स में भी यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स इन अमोनियकल सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl। अब अगर हम NH4Cl ऐड कर रहे हैं और अगर हमारे पास NH4OH है तो क्या होगा, NH4 प्लस के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होएगा। तो यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होने से कुछ ही कैटायंस होंगे जो कि इनसॉल्युबल हो रहे होंगे, क्योंकि अब ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो गया। तो किस कैटायन के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, वो सारी चीजें हम कैसे चेक करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे यही सेकंड वाला ग्रुप देख लो, इनसॉल्युबल सल्फाइड्स इन एसिडिक मीडियम। अब लेट्स से H2S लेते हैं हम, जनरली H2S से सॉल्यूशन को सैचुरेट कर रखा होता है और यहाँ पे मीडियम अगर तुम एसिडिक ले लेते हो मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, जो सल्फाइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड से भी H+ और H+ हमारा मीडियम भी है, तो कॉमन आयन की वजह से H2- का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो ये सारी की सारी किस तरीके से एप्लीकेशन प्रेजेंट है हमारी सॉल्युबिलिटी की या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम आता है तो उससे हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाले सारे कैटायंस क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट बना देंगे, ये सारे कैटायंस सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं सॉल्ट एनालिसिस के कैटायन पोर्शन में, किसकी, सॉल्युबिलिटी की या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। आई होप इतना क्लियर है यहाँ पे। तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आयोनिक का इधर खत्म होता है और अब इसमें एक पोर्शन और पढ़ेंगे अपन, टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स या H+ आयन इंडिकेटर बोल लो उनको, तो इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टाइट्रेशन का थोड़ा बहुत आइडिया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या फिर रेडॉक्स में ऑलरेडी ले रखा होगा, काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइट्रेशन। थैंक यू।